हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। अगर सच बताऊं तो दोस्तों बहुत तबीयत खराब है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। सर्दी हो गई है बहुत ज्यादा। सिर दर्द हो रहा है, सिर पूरा भारी हो रहा है। और धीरे धीरे बुखार भी आ रहा है। लग रहा है कि अब बहुत बुखार आने वाली है अभी अपकमिंग डेज में। पता नहीं टैक्सेशन का ये बड़े बड़े मैराथन वन शॉट किस तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ। मैं जल्दी ही रिकवर हो जाऊं, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़े बड़े मैराथन रिकॉर्ड करना है, टैक्स की तैयारी कराना है। और मैं एक कमिटमेंट देना चाहता हूं, चाहे मैं बुखार में रहूं, चाहे मैं सर्दी में रहूं, चाहे मैं कितना भी बीमार रहूं, 100% कोशिश करूंगा कि आपका मैराथन कभी नहीं रुकेगा, आपका वन शॉट कभी नहीं रुकेगा। अभी भी मेरा हालत बिल्कुल भी नहीं है ये वन शॉट लेने का। फिर भी मैं आपके लिए ये वन शॉट ले रहा हूं, ताकि आपका जो कॉस्ट का तैयारी है वो पूरा का पूरा हो जाए। तो बार बार नहीं बोलूंगा, काइंडली एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिकॉज तबीयत खराब में भी पढ़ाना एक मजबूरी है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छा मार्क्स आना चाहिए, मेरा तबीयत खराब अच्छा तो चलता रहेगा। दोस्तों एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स लोग बोलेंगे मार्केट में कि कॉस्टिंग का थियरी क्या है, खुद से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई इंपॉर्टेंट है ये। झूठ बोलते हैं सब, इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 मार्क्स के लिए, मतलब 20 मार्क्स तक थियरी आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 20 मार्क्स का ही आ सकता है। हो सकता है 10 मार्क्स का आ जाए, 15 मार्क्स का आ जाए, 20 मार्क्स का आ जाए। 20 मार्क्स तक थियरी देखने को आप लोगों को मिल सकता है कॉस्टिंग में, कल के एग्जाम में। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। सॉरी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। और जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल, और ऊपर ऊपर से पढ़ना है। कॉस्टिंग का थियरी कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ के बना बना के जाके लिख के आना है, सीधा सा बात है। ऊपर ऊपर से पढ़िए, बना बना के जाके लिख के आइए। ये मैराथन सुन लीजिए, आप लोगों को सब कंफर्म हो जाएगा। एक बार लाइक कमेंट शेयर हाइप जरूर कर देना मेरे दोस्त, प्लीज। फिर एकदम भारी हो रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? व्हाट आर द फीचर ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग? तो प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बता दिए आपको कि अगर एक इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, मतलब प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी। एक इंडस्ट्री में अगर बहुत सारे प्रोसेस के काम चल रहे हैं, जैसे कि प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रोसेस कॉस्टिंग। हर एक प्रोसेस का जो हम लोग हिसाब लगाते हैं, हर एक प्रोसेस का जो हम लोग कॉस्टिंग करते हैं, कि प्रोसेस ए में कितना खर्चा लगा, प्रोसेस बी में कितना खर्चा लगा, प्रोसेस सी में कितना खर्चा लगा, प्रोसेस डी में कितना खर्चा लगा, उसे अपने लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोसेस कॉस्टिंग। आइए इसको रीड करते हैं, देखिए। Process costing is the cost accounting method primarily used in industries where production is the continuous and involve multiple stages of or process. Process costing वो इंडस्ट्री में यूज होती है जहां पे बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी। ठीक है, और हर एक प्रोसेस का हम लोगों को अगर खर्चा निकालना पड़े कि प्रोसेस ए का कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस बी का कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस सी का कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस डी का कितना खर्चा हुआ, उसे अपने लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोसेस कॉस्टिंग। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, जैसे कि वो केमिकल्स वाला फैक्ट्री में, जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग वाला फैक्ट्री में, जैसे कि टेक्सटाइल वाला फैक्ट्री में, वहां पे बहुत सारे प्रोसेस से होके एक प्रोडक्ट बनता है। वहां पे एक सामान जो बनता है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक एक इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पे एक सामान जो बनता है ना, वो मल्टीपल प्रोसेस से गुजर गुजर के बनती है। प्रोसेस ए, फिर प्रोसेस बी, फिर प्रोसेस सी, फिर प्रोसेस डी। तो ये कंटिन्यूअस है, सीधा सा बात है। ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल्स, क्या एग्जांपल है, केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीधा सा बात है। अब देखिए की फीचर्स क्या है। फीचर्स भी इतना बड़ा बड़ा नहीं याद करना है, बड़ा बड़ा नहीं याद करना है, अपने से बना बना के लिखना है। सबसे पहला, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। प्रोसेस ए, फिर प्रोसेस बी, फिर प्रोसेस सी, वापस प्रोसेस ए, वापस बी, वापस सी। तो कंटिन्यूअस यहाँ प्रोसेस चलता रहता है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड फ्लो। मतलब एक फ्लो में पूरा पूरा प्रोडक्शन चल रहा है, कि एक प्रोसेस खत्म हुआ, दूसरा प्रोसेस चालू हुआ, दूसरा प्रोसेस खत्म हुआ, तीसरा प्रोसेस चालू हुआ। फिर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, मतलब यहां पे बोला गया है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में आप देखोगे कि एक ही टाइप का सामान बनेगा, एक ही टाइप का सामान बनेगा। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री
वेयर प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल एंड स्टैंडर्डाइज्ड। वो उस इंडस्ट्री में यूज होता है जहां पे एक ही टाइप का सामान बनता है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि सिर्फ हम लोग वो कैलकुलेटर बना रहे हैं, जहां पे एक ही टाइप का सामान बनता है, वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है कि प्रोसेस ए से गुजरा, फिर प्रोसेस बी से गुजरा, फिर प्रोसेस सी से गुजरा। बल्क में बनता है ना, बल्क में सामान बनता है ना, इसीलिए। फिर प्रोसेस वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट। प्रोसेस वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट मतलब क्या, कि प्रोसेस ए का अलग खर्चा है, प्रोसेस बी का अलग खर्चा है, हर एक प्रोसेस का अलग अलग खर्चा है। इसीलिए तो अपने लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। अपने लोग भाई साहब प्रोसेस अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि प्रोसेस ए का अलग खर्चा है, प्रोसेस बी का अलग खर्चा है, प्रोसेस सी का अलग खर्चा है। ईच एंड एवरी प्रोसेस का, एक मिनट, अलग अलग खर्चा है। ठीक है, सिर पकड़ा हुआ है, मेन बात यही है। और दुख दुख दर्द नहीं है, दुख दर्द सर्दी को लेके नहीं है, सिर पकड़ा हुआ है पूरा। चलो आ जाओ। फिर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस आर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि टोटल कॉस्ट को अगर आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर देते हो तो आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है। एवरेजली कितना लग रहा है एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको। अगर आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट के साथ डिवाइड कर देते हो तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना, निकालते हैं कि नहीं कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया कि प्रोसेस अकाउंट में हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कि टोटल कॉस्ट को हम लोग नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ डिवाइड कर देते हैं। सीधा सा बात है, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ डिवाइड कर देते हैं। फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि WIP वैल्यूएशन। यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग में WIP वैल्यूएशन भी होता है। हमने इक्विवेलेंट यूनिट आप लोगों को करवाया था ना, इक्विवेलेंट यूनिट। तो वही चीज बोला गया है कि अगर कोई सामान WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसका भी वैल्यूएशन होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। अगर अगर कोई सामान अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है बेटा, उसका भी वैल्यूएशन होता है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड सम यूनिट्स इन ए प्रोसेस रिमेन्स इनकम्प्लीट, और प्रोसेस कॉस्टिंग बेटा उनका भी वैल्यूएशन करता है। फिर इंटर प्रोसेस कॉस्ट ट्रांसफर। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। आप ये बताइए, प्रोसेस ए का जो बैलेंस है वो क्या प्रोसेस बी में ट्रांसफर नहीं करते हो? हाँ सर करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बोला, इंटर प्रोसेस कॉस्ट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है, कि एक प्रोसेस का जो बैलेंस है वो दूसरा प्रोसेस में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इसमें कॉस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट अलोंग विद द सेमी फिनिश्ड गुड्स। बस आगे आगे पढ़ना है, अपने से बना बना के लिखना है, क्या दिक्कत है। फिर बोला है सुटेबिलिटी फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, बल्क में सामान बना रहे हो उसके लिए सुटेबल है प्रोसेस कॉस्टिंग। जब आप बल्क में सामान बनाते हो, 1000 क्वांटिटी, लाख क्वांटिटी, तब सुटेबल है प्रोसेस कॉस्टिंग। एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी बनाने के लिए नहीं। ओके, तो आई होप आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग बना के लिख लोगे। 5 मार्क्स का आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब लिखना लिखना कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मतलब सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सारा का सारा सामान सेम बनता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में सारा का सारा सामान, जैसे ये लाइट बन रही है तो ये लाइटें ही बनेंगी, सेम सामान बनेगा। फिर प्रोसेस वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट, कि हर एक प्रोसेस का अलग अलग खर्चा है। प्रोसेस ए का अलग खर्चा, प्रोसेस बी का अलग खर्चा, प्रोसेस सी का अलग खर्चा। इसीलिए तो प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, वही खर्चा को दिखाने के लिए। फिर बोला गया एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट निकाला जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। कॉस्ट पर यूनिट निकालना सिखाया ना, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। उसका उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। फिर फिर यहाँ पे बोला गया है कि WIP का भी वैल्यूएशन किया जाता है। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर कोई ऐसा गुड्स है जो अभी बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उसका भी वैल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद बोला इंटर प्रोसेस कॉस्ट ट्रांसफर। बोला कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जो प्रोसेस ए का जो बैलेंस है, प्रोसेस ए का जो बैलेंस है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर होता है, प्रोसेस बी का जो बैलेंस है वो प्रोसेस सी में ट्रांसफर होता है। तो एक दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर होता है बैलेंस, ठीक है। और सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए सुटेबल है, वो इंडस्ट्रीज के लिए जो बल्क में सामान बनाती है, ज्यादा से ज्यादा सामान बनाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग वो इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है जो बल्क में सामान बनाती है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद बोला है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको क्या सिखाए थे? नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हम आपको ये सिखाए थे बेटा
कि जब कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन खुद से करता है तो उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जब एक कॉस्ट अकाउंटिंग अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटेंट अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, मतलब जब एक कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, सेपरेट सेपरेट खाता मेंटेन करता है अपना, उसी के लिए तो रिकंसिलिएशन करते हैं ना, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसी को बना बना के लिखना है। तो द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम, इसको अपने लोग कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, इज ए मेथड वेयर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मेंटेन्ड सेपरेटली। यहाँ पे बोला गया नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट वो है जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा सेपरेटली मेंटेन होता है, सेपरेटली अलग अलग मेंटेन हो रहा है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा कोई और मेंटेन कर रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा कोई और मेंटेन कर रहा है, उसको बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। In this system, the cost accounting and financial account operate independently, and the reconciliation process is required to ensure consider. इसीलिए तो अपने लोग reconciliation बनाते हैं कि अगर भाई साहब कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का जो बैलेंस है वो मैच नहीं किया, इसी वजह से तो अपने लोग रिकंसिलिएशन बनाते हैं कि नहीं? बिल्कुल इसी वजह से अपने लोग रिकंसिलिएशन बनाते हैं। तो यहां पे वही चीज दिया हुआ है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है, जब फाइनेंशियल अकाउंट का काम कोई और संभाल रहा है, कॉस्ट अकाउंट का काम कोई और संभाल रहा है, और दोनों बैलेंस को मैच कराने के लिए रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता है। ऐसे सिस्टम को अपने लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बना बना के बस लिखना है और क्या। और बोला है कि इसका फीचर क्या है, अपने को पूछ लिया है कि इसका फीचर क्या है, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का फीचर क्या है। तो सबसे पहला फीचर है सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें एक सुविधा मिलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का आप अलग तरीके से रिकॉर्ड करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आप अलग तरीके से रिकॉर्ड करो, सेपरेट सेपरेट रहेगा, मतलब घोचपोच नहीं होगा कि अगर कॉस्ट रिकॉर्ड का डेटा आप अलग तरीके से रिकॉर्ड करो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड का डेटा आप अलग तरीके से रिकॉर्ड करो। फिर दिया हुआ कंट्रोल अकाउंट इन फाइनेंशियल बुक्स, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है। द फाइनेंशियल बुक यूजुअली हैव कंट्रोल अकाउंट सच एज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट देखते हो आप लोग, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट देखते हो, तो ये सब कहां देखते हो आप लोग, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में। आप लोग को सिखाए थे तो लेजर कॉस्ट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जहां पे लिंक बताया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। फिर रिकंसिलिएशन रिक्वायरमेंट, यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अगर फॉलो करोगे, अगर नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करोगे, मतलब अलग अलग डायरी तुम मेंटेन कर रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का हिसाब अलग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिसाब अलग, तो तुमको रिकंसिलिएशन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इसीलिए तो रिकंसिलिएशन किया जाता है। अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करोगे, इसीलिए आप लोगों का रिकंसिलिएशन किया जाता है, ठीक है, ओके। फिर इनहैंस्ड कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस, आप बहुत बढ़िया तरीके से कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, कॉस्ट रिकॉर्ड रख सकते हो, कॉस्ट रिकॉर्ड अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो। अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो करते हो ना, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, उसको आप ये बेटर एनालाइज कर सकते हो। फिर डुअल अकाउंटिंग एफर्ट, तो यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग तरीके से मेंटेन करो, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग तरीके से मेंटेन करो, तो दो बार अकाउंटिंग करो तो सही है ना। एक ही चीज को अगर आप दो बार अकाउंटिंग कर रहे हो तो सही है ना, आप सेफ जोन में हो भाई, छल कपट नहीं हो सकता किसी के साथ। फिर दिया हुआ है सुटेबल फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, बस किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम इज ऑफन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। जितना छोटा हो सके, बना बना के हो सके, आप लोग पॉइंट वाइज लिख के आ जाना। ये जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये किसके किसके लिए सूटेबल है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है, सीधा सा बात है। चलिए आइए नंबर 3 में दिया हुआ है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट लेजर। अगर आप कॉस्ट लेजर मेंटेन कर रहे हो, वो जो कॉस्ट लेजर वाला जो चैप्टर कराए थे, तो इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, गाइस प्लीज एक बार कमेंट कर दो, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज के बारे में बात करते हैं भैया, कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले इनहैंस्ड कॉस्ट कंट्रोल, पूरा कॉस्टिंग का अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, ट्रैक रख पाओगे आप कॉस्टिंग का।
आप जो ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल करते हो उसके वजह से स्टोर्स लेजर बनाते हो, कॉस्ट लेजर बनाते हो, पूरा कॉस्ट का अच्छे से ट्रैक रख पाए थे एकदम। तो मेंटेनिंग ए कॉस्ट लेजर अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ए क्लोज ट्रैक ऑफ कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन। जितना भी कॉस्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको आप क्लोजली ट्रैक कर पाओगे, क्लोजली आप ट्रैक कर पाओगे। फिर दिया हुआ है डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस। तो यहां पे बोला हुआ है कि कॉस्ट लेजर मेंटेन करने का एक सुविधा और भी है कि आप कॉस्ट का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करोगे, डिटेल्ड एनालिसिस कर पाओगे। आप सारा का सारा प्रोसेस, सारा सारा डिपार्टमेंट प्रोसेस, कॉस्ट का एकदम डिटेल्ड एनालिसिस कर पाओगे इस वजह से, क्योंकि आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है। फिर फैसिलिटेट्स बजटिंग। आपको अगर बजट निकालना होगा, अगर आपको बजट बनाना होगा, अगर आपको किसी भी चीज का प्रोडक्शन प्रोडक्शन का बजट बनाना होगा तो बहुत बढ़िया तरीके से बजट बन सकता है, बिकॉज आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल कर रहे हो। बिकॉज आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल कर रहे हो तो आपका बजट भी बहुत अच्छे से बनेगा, एक्यूरेट बजट बनेगा। तो बाई मेंटेनिंग ए comprehensive record of cost, organization can prepare more accurate budgets। ठीक है। फिर इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग कॉस्ट लेजर कंट्रोल की वजह से आपका जो डिसीजन रहेगा वो अच्छा से बन बन पाएगा दोस्तों। विद डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन एट द डिस्पोजल, मैनेजर्स कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो आप बहुत सुंदर तरीके से आप डिसीजन बना सकते हो। ठीक है। फिर रिकंसिलिएशन विथ फाइनेंशियल अकाउंट। रिकंसिलिएशन विथ फाइनेंशियल अकाउंट मतलब यहां पे बोला गया है कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अगर आप मेंटेन करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंट के साथ आप रिकंसाइल भी कर सकते हो और देख सकते हो। और आपका ये कंसिस्टेंसी आएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड है, हम रिकंसाइल करके मैच करा के देख रहे हैं कि सब कुछ सही सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ सही सही चल रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट में सही सही चल रहा है, कॉस्ट अकाउंट में सही सही चल रहा है कि नहीं, सब कुछ सीधा सा बात है। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट लेजर को मेंटेन करने का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। बहुत इज्जत कर लिया, बेइज्जती कीजिए भैया। चलिए, तो कॉस्ट लेजर मेंटेन करने का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले तो इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड। वर्कलोड बढ़ जाएगा, फालतू का स्टाफ लोगों को बढ़ाना पड़ेगा कि कॉस्ट अकाउंट अलग से मेंटेन करो, फाइनेंशियल अकाउंट अलग से मेंटेन करो भाई। तो छोटा छोटा बिजनेस के लिए ये सब नहीं है। वर्कलोड बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड। फिर दूसरा हायर कॉस्ट, ज्यादा खर्चा लगेगा, ट्रेनिंग, पर्सनल और सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा खर्चा खर्चा लगेगा, हाई कॉस्ट भी लगेगा। आप लोग अगर कॉस्ट लेजर कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर का खर्चा अलग, ट्रेनिंग का खर्चा अलग, पर्सनल का खर्चा अलग, तो खर्चा भी लगेगा। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला। किसको फॉलो करे, फाइनेंशियल अकाउंट को फॉलो करे ना कॉस्ट अकाउंट को फॉलो करे, यहां कुछ और लिखा है वहां कुछ और लिखा है, दत्त तरीकी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे आजकल बन रहा है ना कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इसीलिए हार्ड लग रहा है ना, कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे लिए। इसको फॉलो करे, इसको फॉलो करे ना, इसको फॉलो करे, ये मेथड फॉलो करे ना, वो मेथड फॉलो करे। फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। कि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी एक चीज तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, उसी चीज को कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है भाई साहब। ऑलरेडी एक चीज को तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, उसी चीज को तुम कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या जरूरत थी फालतू का दोबारा काम करने का। फिर लिमिटेड यूज ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या बोला है कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल का यूज नहीं है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल का स्मॉल बिजनेस के लिए यूज नहीं है। जो लोग छोटा छोटा व्यापारी लोग हैं ये सब क्या कॉस्ट लेजर कंट्रोल समझेगा, वो लोग सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगा, बात बात खत्म। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था, ये एडवांटेज था और डिसएडवांटेज था ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट लेजर। पढ़ लीजिएगा एक बार, रीड कर लीजिएगा। ठीक है। फिर बोला है कि डिस्कस द डिफरेंट रीजंस फॉर द डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब बोला है रिकंसिलिएशन करने के टाइम में रिकंसाइल क्यों नहीं होता है। नहीं नहीं, मतलब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मैच क्यों नहीं करता है, क्यों करना पड़ता है रिकंसिलिएशन, व्हाई रिकंसिलिएशन इज इंपॉर्टेंट।
प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्यों नहीं मैच करता है, ये दोनों मैच क्यों नहीं करता है, तो रिकंसिलिएशन क्यों करना पड़ता है अपने को। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई अलग तरीके से डेप्रीशिएशन वो चार्ज किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग तरीके से डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन लोन्स, फाइन्स, पेनाल्टीज ये सब आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब नहीं आता है। तो कुछ कुछ एक्सपेंसेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कुछ कुछ एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता है। इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो मैच नहीं करता है। इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो मैच नहीं करता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कि कुछ कुछ एक्सपेंसेस वहां आता है, कुछ कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स, फाइन्स, पेनाल्टीज, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सब नहीं आता है। इस वजह से मैच नहीं करता है। फिर डेप्रीशिएशन मेथड। अब देखिएगा आप लोग कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किए, और मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग WWDB मेथड फॉलो किए, तो मैच करेगा क्या? नहीं मैच। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीशिएट कर दिए, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग WDB से वो डेप्रीशिएट कर दिए, तो डेप्रीशिएशन मेथड अलग अलग रहने पर भी इसीलिए मैच नहीं करता है। फिर स्टॉक वैल्यूएशन डिफरेंस। कॉस्ट अकाउंट टिपिकली वैल्यू स्टॉक बेस्ड ऑन द मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ना मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से स्टॉक वैल्यूएशन होता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो पुराना कॉस्ट है उसके हिसाब से, जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आप स्टॉक वैल्यू करते हो। तो स्टॉक वैल्यूएशन का भी डिफरेंस है। फिर अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, खर्चा बांटने का तरीका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग है। ओवरहेड आर एलोकेटेड डिफरेंटली इन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। खर्चा बांटने का तरीका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग है और कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग है। इसीलिए होता है, इसीलिए इसीलिए रिकंसिलिएशन करना पड़ता है, इसीलिए मैच नहीं करता है। इनकम एंड गेन एक्सक्लूजन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लाइक रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सब ना कॉस्ट में नहीं आता। ठीक है, अब देखिएगा, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सब ना कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, लेकिन ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, इसीलिए तो मैच नहीं करता फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट। तो जो भी इनकम और गेन है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता, बोलता हम रेंट रिसीव्ड रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल कॉस्ट और एंड लॉसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सक्लूड एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एबनॉर्मल लॉस को कंसिडर नहीं करता है, एबनॉर्मल लॉस को कंसिडर नहीं करता। इसी वजह से इन्हीं इन्हीं सब के वजह से, इन्हीं सब के वजह से रिकंसिलिएशन में हम लोग को बनाना पड़ता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रिकंसिलिएशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों रिकंसिलिएशन जरूरी है, क्यों रिकंसिलिएशन जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकंसिलिएशन। आइए, सबसे पहले इंश्योरिंग एक्यूरेसी, इंश्योरिंग एक्यूरेसी। रिकंसिलिएशन क्या करता है? रिकंसिलिएशन सारे के सारे एरर्स को आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई करता है। रिकंसिलिएशन क्या करता है? सारे के सारे एरर्स को आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए जरूरी है रिकंसिलिएशन। फिर कंसिस्टेंसी इन रिपोर्टिंग, रिकंसिलिएशन की वजह से आप कंसिस्टेंटली वो डेटा को रिकॉर्ड कर देते हो, कंसिस्टेंटली वो डेटा को दिखा देते हो, वरना तो गड़बड़ रह ही जाएगा। अगर रिकंसिलिएशन नहीं रहेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो गड़बड़ ही रह ही जाएगा। तो स्टेक होल्डर के नजरों में क्या इज्जत बनेगी। फिर इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, so by aligning cost and financial data, reconciliation provide management with a comprehensive view। ठीक है, फिर वो फिर वो कंप्लाइंस विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखिए, अब कुछ भी मान लीजिए गड़बड़ी है, कुछ भी मान लीजिए गड़बड़ी है, तो उसको ठीक ठीक तो करना पड़ेगा ना, उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना। ये लीगल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, ये लॉ बोलता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट मैच नहीं कर रहा है, तो रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। ये रूल है, ये लॉ है, ये लीगल फ्रेमवर्क है। अगर नहीं करोगे तो रिस्क आएगा, तो जेल में डालेंगे तुमको। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट फॉलो नहीं हो रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, तो रिकंसिलिएशन कर, ये मजबूरी है, ये जरूरी है। नहीं करोगे तो जेल में डालेंगे पकड़ के। फिर कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, इट हाइलाइट्स
It highlights वो discrepancies that could indicate inefficiencies and potential cost saving opportunity. तो कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी भी कौन लाता है? रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन की वजह से ही कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी आ पाता है, सीधा सा बात है। ये सब पॉइंट लिख दीजिएगा ना, क्या दिक्कत है। चलो नंबर 5। नंबर 5 क्या बोला देखो, नंबर 5 बोला व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। हम क्या बोले कि एबीसी कॉस्टिंग एक नया कॉस्टिंग है। एबीसी कॉस्टिंग एक नया मेथड है। पहले ना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग चला करता था कि पहले के जमाने में हम लोग ना सही तरीके से एक एक्सपेंस को अलोकेट नहीं कर पाते थे। हर चीज को मशीन आवर्स के साथ एलोकेट कर दो, वो सही बात नहीं है। पूरा टोटल एक्सपेंस को मशीन आवर के साथ ही एलोकेट कर दो, वो टोटल एक्सपेंस नहीं है। फिर आया एबीसी अप्रोच। एबीसी अप्रोच बोला कि जिसका जो एक्सपेंस है उसके रिलेटेड जो कॉस्ट ड्राइवर है उसके साथ एलोकेट करो, उसको उसके साथ बांटो। मान लीजिए कि मटेरियल का एक्सपेंस है तो मटेरियल का जो कॉस्ट ड्राइवर है उसके साथ बांटो। लेबर का कोई एक्सपेंस है, लेबर का जो कॉस्ट ड्राइवर है उसके साथ बांटो। जिसका जो एक्सपेंस है उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है उसके साथ बांटो, सीधा सा बात है। तो एबीसी कॉस्टिंग क्या है? एक मॉडर्न अप्रोच है जो बोलता है जिसका जो एक्सपेंस है उसके खुद के कॉस्ट ड्राइवर के साथ उसको बांटो। ऑलरेडी एबीसी में बता दिए। एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस है इंप्रूव्ड कॉस्ट एक्यूरेसी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। इंप्रूव्ड cost accuracy. ABC identifies specific activity driving cost and aligns them to the product. ABC की मदद से क्या होता है कि जिसका जो एक्सपेंस रहता है वो अपने कॉस्ट ड्राइवर के साथ ही बढ़ता है। कि मटेरियल का रिलेटेड एक्सपेंस मटेरियल के कॉस्ट ड्राइवर के साथ ही बटेगा, लेबर का लेबर के कॉस्ट ड्राइवर के साथ ही बटेगा। तो ये ट्रेडिशनल ये मेथड से पूरा का पूरा हटके है। ये बहुत अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम है। एबीसी कॉस्टिंग बहुत ही इंप्रूव्ड और अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम है जो कॉस्ट में एक्यूरेसी लाता है। फिर बात है बेटर वो डिसीजन मेकिंग। तो एबीसी कॉस्टिंग की मदद से, एबीसी कॉस्टिंग अगर आप फॉलो करते हो ना तो आप कॉस्टिंग के रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन ले पाओगे। मैनेजमेंट बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएगी, फर्म बहुत आगे जाएगी। प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स, रिसोर्स एलोकेशन सब कुछ आप अच्छा कर पाओगे अगर आप एबीसी अप्रोच को फॉलो करते हो। बिकॉज एबीसी अप्रोच लॉजिकली सही है। हेल्प्स आइडेंटिफाई इन इनएफिशिएंसीज। जो ट्रेडिशनल अप्रोच में इनएफिशिएंसीज रहता था कि सारा का सारा खर्चा को मशीन आवर रेट में ही बांट देते थे, ये कहाँ का न्याय है कि सारा का सारा खर्चा को आप मशीन आवर रेट में क्यों बांट रहे हो? जिसका जो खर्चा है उसके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटो ना। एबीसी बोलता है कि जिसका जो खर्चा है उसके उसके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटो। तो ये जो इनएफिशिएंसीज हुआ करता था ट्रेडिशनल मेथड में वो सब सब हटा दिया एबीसी। एबीसी एक मॉडर्न अप्रोच है। फिर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। एबीसी ये भी एनालाइज करता है कि एक सामान जो है प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ABC enable precise evaluation of the profitability of the individual product or services और support strategic planning। ABC की वजह से क्या होता है? strategic planning भी आप कर सकते हो with detailed insight into cost driver। ABC help organizations plan strategically to allocate resources effectively। ABC की वजह से आप बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान भी कर सकते हो क्योंकि आप उसके रिलेटेड एक्सपेंस को कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांट रहे हो। तो सारे के सारे जो रिसोर्सेस है वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, आपका बेटर प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है। ठीक है, एक मिनट आता हूं। एक आई फिर क्या पढ़ेंगे? फिर अपने लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग का डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो भैया ये कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत डिफिकल्ट है कि हर हर कोई एक्सपेंस का कॉस्ट ड्राइवर को पहले खोजो और कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटो। बहुत डिफिकल्ट है एबीसी। एबीसी आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है ना? हाँ, कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि हर एक एक्सपेंस का कॉस्ट ड्राइवर के साथ अपने लोग बांटते रहते हैं। ठीक है, ओके। फिर हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। एबीसी अप्रोच को अगर आप फॉलो करोगे ना तो सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, डेटा कलेक्शन का बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। एबीसी अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हो ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के, एबीसी अप्रोच को फॉलो करते हो तो बहुत खर्चा लगेगा। हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। फिर डेटा इंटेंसिव प्रोसेस। एबीसी रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड डेटा कलेक्शन। एबीसी के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, तुम लोग को हर एक डेटा चाहिए।
ट्रेडिशनल मेथड के लिए तो सिर्फ मशीन आवर रेट चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड के लिए तो सिर्फ मशीन आवर रेट चाहिए कि सबको तो मशीन आवर रेट के हिसाब से बांट देते थे। लेकिन एबीसी के लिए बहुत ज्यादा डेटा चाहिए तुम लोगों को, ये एक डिसएडवांटेज है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, सारे इंडस्ट्री के लिए सुटेबल नहीं है। और रेजिस्टेंस टू चेंज, कि एक बार कुछ बदलाव कर दिया तो उसको बदलना मुश्किल है। एबीसी में क्या होता है कि एक बार कुछ बदलाव अगला कर दिया ना तो उसको बदलना मुश्किल है। एक बार कुछ बदलाव कर दिया तो उसको बदलना फटाफट से मुश्किल है। आइए, बोला शॉर्ट नोट्स ऑन 6 नंबर, बोला शॉर्ट नोट्स ऑन कॉस्ट पुल और एंड कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर में क्या शॉर्ट नोट्स है, देखिए। कॉस्ट पुल, अब कॉस्ट पुल का मतलब क्या है, जब सारा का सारा खर्चा को आप जोड़ देते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुल। सारा का सारा खर्चा को आप जोड़ देते हो उसको, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुल। एक्यूमुलेट कर दिया जाता है सारा का सारा खर्चा को, ओवरहेड एक्सपेंसेस को, उसको अपने लोग बोलते हैं कॉस्ट पुल। सॉरी। A cost pool is a grouping of individual costs that share the same source or process। एक मिनट, मैं पॉज कर रहा हूँ, एक मिनट, थोड़ा दिक्कत आ रहा है। आइए, कॉस्ट पुल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पुल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन मेंटेनेंस, सारा का सारा मशीन मेंटेनेंस के रिलेटेड सारे के सारे खर्चे जो होते हैं वो मशीन मेंटेनेंस के नाम से कहलाया जाएगा। मतलब सारा का सारा उस रिलेटेड खर्चा को जोड़ दो, सारा का सारा उस रिलेटेड खर्चा को जोड़ के लिख दो, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुल। मतलब अगर मान लीजिए कोई मशीन मेंटेनेंस के रिलेटेड खर्चा है, जितने भी मशीन मेंटेनेंस के रिलेटेड खर्चे, जितने भी मशीन मेंटेनेंस के रिलेटेड खर्चे, खर्चा ए, खर्चा बी, खर्चा सी, खर्चा डी, खर्चा ई, जितने भी मशीन मेंटेनेंस के रिलेटेड खर्चे हैं वो एक ही नाम से जाना जाएगा, मशीन मेंटेनेंस। इसी को जोड़ के मशीन मेंटेनेंस में जाके लिख दो। All cost related to machine maintenance in a factory may be grouped into machine maintenance cost pool। तो cost pool मतलब टोटल खर्चा, टोटल करके खर्चा, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुल। और कॉस्ट ड्राइवर किसको बोलते हैं कि एक्सपेंस को किस हिसाब से बांटेंगे। जैसे कि मटेरियल को हम लोग उसके ही कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटेंगे, लेबर को उसके ही कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटेंगे। A cost driver is a factor or activity that causes changes in the total cost or specific process or operation। ठीक है, जैसे कि लेबर को हम नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बांटेंगे, लेबर को लेबर आवर रेट के हिसाब से बांटेंगे, मशीन को मशीन आवर रेट के हिसाब से बांटेंगे। तो कौन सा एक्सपेंस को किसके हिसाब से बांटना है ये बोलता है कॉस्ट ड्राइवर। और कॉस्ट पुल मतलब उस सारे रिलेटेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस के जितने भी सारे एक्सपेंसेस है उसको अगर ग्रुप टोटल कर दिया जाए उसको बोलते हैं कॉस्ट पुल। और एक एक्सपेंस को किस हिसाब से बांटेंगे उसको बोलते हैं अपने लोग कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, कैसे भी करके एग्जाम दे के आ जाइएगा। दो दो पेज करके लिखना, ठीक है, दो दो पेज करके लिखना, अपने से बना बना के, चिंता मत करो। आओ, फिर दिया हुआ है व्हाट इज द फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग की फीचर क्या है। तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब है जैसे कि मैं प्रिंटिंग विंटिंग में देता हूं बुक, तो सेम 6 का बुक का प्राइस कुछ और आता है, सेम 5 का बुक का प्राइस कुछ और आता है। तो हर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अपना अपना स्पेसिफिक कॉस्ट है। हर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अपना अपना स्पेसिफिक खर्चा है। जैसे कि सेम 6 का बुक अगर मैं बनवाने दूंगा तो उसका खर्चा अलग लगेगा, सेम 5 का बुक उसका खर्चा अलग लगेगा। तो पर्टिकुलर जॉब के लिए जो पर्टिकुलर प्राइस लगता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग। अब क्या क्या फीचर है जॉब कॉस्टिंग का, देखिए फीचर सबसे पहले जॉब स्पेसिफिक कॉस्ट एक्यूमुलेशन, कि जैसा काम वैसा तुमको पैसा भरना पड़ेगा। अगर तुम पैंट सिलवाओगे अगर तुम पैंट सिलवाओगे तो तुमको 500 रुपया भरना पड़ेगा, अगर तुम शर्ट सिलवाओगे तो तुमको यहाँ पे 1000 रुपया भरना पड़ेगा। मतलब जैसा काम वैसा तुमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बुक का ऑर्डर ऑर्डर देता हूँ तो सेम 6 का बुक का ऑर्डर के लिए ज्यादा पैसा मांगता है, सेम 5 का ऑर्डर के लिए उससे ये कम कम मांगता है। तो जॉब के हिसाब से पैसा फिट होता है। ठीक है, तो जैसा काम वैसा पैसा। फिर यूनिक नेचर ऑफ जॉब्स, ईच जॉब इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्लीटेड टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर। जैसे कि एक वो दर्जी को देखना ना, वो दर्जी जो सिलाई विलाई करता है, सिलाई सिलाई वाला को कोई एक पजामा का ऑर्डर देके जाता है,
कोई एक शर्ट का ऑर्डर देके जाता है, कोई एक सूट का ऑर्डर देके जाता है, अलग अलग काम का अलग अलग पैसा, अलग अलग काम का अलग अलग पैसा, सीधा सा बात है। अपना अपना रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बोलो भाई। यूनिक नेचर ऑफ जॉब्स। फिर फिर दिया हुआ है कि जॉब कॉस्टिंग में तुम देखोगे जॉब नंबर दिया होता है कि जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3। कौन सा नंबर का जॉब है ये, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3? कि इससे आप एक्सपेंसेस को ट्रैक कर पाओगे इजीली। आप एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे हैं ना जॉब कॉस्टिंग के रिलेटेड, सबको आप ट्रैक कर पाओगे। जॉब कॉस्टिंग में आप डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस करते हो, कॉस्ट का बहुत खूबसूरत तरीके से एनालाइज करते हो आप। फिर कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन। जॉब कॉस्टिंग में आप कस्टमर के हिसाब से उसका ऑर्डर को बनाते हो। कस्टमर कस्टमर ने बोला कि केक में अभिषेक नाम लिखवाओ, तो अभिषेक नाम लिखवा दिए। केक में नैना नाम लिखवाओ तो नैना नाम लिखवा दी। जैसा कस्टमर बोलेगा उस हिसाब से काम करके देंगे। कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन, कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन। जॉब में आप देखोगे यूज ऑफ एस्टिमेट, मतलब एस्टिमेट का यूज किया जाता है जॉब में। बिफोर स्टार्टिंग ए जॉब कॉस्ट एस्टिमेट आर प्रिपेयर टू प्रोवाइड द कस्टमर एक कोटेशन। मतलब कि कस्टमर को बता दिया जाता है कि 500 रुपया लगेगा ये काम करने में। सिलाई तो कर देंगे आपका कपड़ा, 500 रुपया लगेगा, सीधा सा बात है। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ये 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट बोला व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब होता है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग। आज मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं। आज मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूं, तो मेरे को खर्चा निकालना पड़ेगा ना कि मैं एक बच्चे को 1 घंटे पढ़ाता हूं, इसका मेरे को कितना खर्चा लगता है। मैं पढ़ाता हूं 1000 बच्चे को, लेकिन मेरे को मान लीजिए एक बच्चे का निकालना है। एक बच्चे को 1 घंटे पढ़ाता हूं, मेरे को इसका खर्चा कितना लगता है पढ़ाने का। सॉफ्टवेयर कॉस्ट, लैपटॉप कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट। तो मैं जो आज आपको पढ़ा रहा हूं उसका मेरे को खर्चा कितना पड़ रहा है, तो सर्विस जो दे रहा हूं उसका खर्चा कितना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑल्सो नोन एज सर्विस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड सर्विसेज rather than tangible products. This method is applicable to industry like transport, hospitals, power generation, education, etc., etc., etc. और कंपोजिट यूनिट क्या होता है? सो कंपोजिट यूनिट रेफर्स टू ए यूनिट ऑफ मेजर दैट कंबाइंस टू और मोर रिलेटेड कंपोनेंट। कंपोजिट कंपोजिट यूनिट का मतलब होता है जो एक या दो ये कंपोनेंट्स को मिला दे। जैसे कि पैसेंजर किलोमीटर, इसको इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग बोलते हैं कंपोजिट किलो यूनिट। कि पैसेंजर और किलोमीटर, किलोवाट आवर्स, ऐसे ऐसे चीज को अपने लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट यूनिट। मतलब दो ये कंपोनेंट्स को जो मिलवा दे उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट यूनिट्स बोलते हैं उसको। दो कंपोनेंट्स को जो मिलवा दे। ठीक है, जेपी जेपी बीपी। अब जेपी क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट। जेपी आर टू और मोर प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल। ठीक है, सेम रॉ मटेरियल मतलब एक ही रॉ मटेरियल से दो या दो से ज्यादा सामान जो बनता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, ऑयल ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है। उससे मान लीजिए आपका ये गैसोलाइन भी बन रहा है, डीजल भी बन रहा है और केरोसिन भी बन रहा है। मतलब ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री से तीन चीज आपका बन रहा है। एक ही ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री से आपका यहाँ पे गैसोलाइन भी बन रहा है, डीजल भी बन रहा है और केरोसिन भी बन रहा है। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इसको अपने लोग जेपी बोलते हैं। जेपी मतलब जॉइंट प्रोडक्ट। मतलब एक ही इंडस्ट्री से जब बहुत सारे सामान बन के रेडी हो जाए उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? जेपी। एक ही इंडस्ट्री से जब दो या उससे ज्यादा सामान बन के रेडी हो जाए उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? जेपी। जैसे मिल्क मिल्क इंडस्ट्री में दूध भी बन जाता है और दही भी बन जाता है एक बार में। आप देखोगे ना मिल्क इंडस्ट्री में देखोगे कि मिल्क भी बन जाता है और दही भी बन जाता है, तो इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? जेपी। और भैया ये बीपी, बीपी क्या होता है? बीपी, बीपी मतलब होता है कि जब आप प्रोडक्शन करते हो, जब आप प्रोडक्शन करते हो तब कुछ अच्छे सामान निकलते हैं और तब कुछ एक खराब सामान भी निकलते हैं, और खराब सामान को आप कबाड़ में जाके बेच देते हो। कबाड़ में जाके बेच देते हो। जैसे मान लीजिए वो साबुन, साबुन का जब सोप सोप इंडस्ट्री जो होता है ना, सोप इंडस्ट्री जब साबुन बनाता है तो ग्लिसरीन भी निकलता है। तो ग्लिसरीन क्या है? बाई प्रोडक्ट। ग्लिसरीन आपका क्या है? बाई प्रोडक्ट। ग्लिसरीन जिससे वो सीरियल का हीरोइन लोग जो
रोती रहती है ग्लिसरीन। तो एक साबुन से ना, एक सोप इंडस्ट्री, एग्जांपल दे रहा हूं सुनिए, एक सोप इंडस्ट्री जो है वो सोप भी बनाती है, और सोप इसका क्या है, जेपी, यानी कि मेन सामान। और उसी से ग्लिसरीन भी बन जाता है, ग्लिसरीन भी बन जाता है, मतलब कि बीपी। जैसे गाय दूध भी देती है और गोबर भी देती है, तो गोबर क्या बेटा, गोबर बीपी। तो गोबर को 1-2 रुपए में बेच देते हैं, लेकिन दूध को 60 रुपए में बेचते हैं। गाय दूध भी देती है, गोबर भी देती है, तो गोबर क्या, बीपी। गोबर को तो 1-2 रुपए में बेचते हैं, लेकिन दूध को महंगे में बेचते हैं ना। यहाँ पे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ बोला है मेथड्स ऑफ अपरसेंटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट। एक काम कीजिएगा, यहाँ पे 4 मेथड जो सिखाया ना, वो 4 मेथड्स को लिख दीजिएगा, सीधा सा बात। कुछ मत करना यहाँ पे। अगर कोई भी पूछा कि कितना मेथड्स होता है, तो 4 मेथड्स को लिख देना, 4 ठो मेथड्स को लिख देना यहाँ पे। जितना भी चार चार मेथड सिखाए हैं, फिजिकल यूनिट मेथड, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू मेथड, मार्केट वैल्यू जो मेथड है, एनआरवी मेथड, तो 4 मेथड को आप लोग लिख देना, बस सिंपल सा बात है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जेपी बीपी का डिफरेंस पढ़ लेना आप लोग, इजी तो है, ये सब पढ़ लेना, जेपी बीपी का डिफरेंस। फिर यहाँ पे बोला है स्टेट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग जेपी बीपी, मतलब वही 4 मेथड, 4 मेथड का नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो जेपी बीपी का 4 मेथड्स है ना, वो लिख देना, सिर्फ ये सब मत पढ़ना। 4 मेथड जो पढ़ाए हैं जेपी बीपी में, वो लिख देना, सीधा सा बात है, इसमें ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोला है मेंशन द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर द अपरसेंटमेंट ऑफ द ओवरहेड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मतलब कि बोला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंडर हम लोग अपरसन कैसे करें, अपरसन कैसे करें। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को सबसे पहले अपने लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हेडिंग्स, हेडिंग्स लिखिएगा इसमें, सिर्फ हेडिंग्स, ओनली हेडिंग्स। अगर ये क्वेश्चन आया तो ओनली हेडिंग्स। सबसे पहले अपने लोग आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिविटीज को, उसके बाद अपने लोग एनालाइज करते हैं और क्लासिफाई करते हैं एक्टिविटीज को, ये किसका कॉस्ट है, ये किसका कॉस्ट है। उसके बाद अपने लोग क्रिएशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है कॉस्ट पूल अपने को। उसके बाद उसको कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटते हैं, ठीक है। फिर कलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट को निकालते हैं, और डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट्स, ये सब हेडिंग वेडिंग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जो जो प्रोसेस है, सिंपल सा बात है, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो प्रोसेस है, वो हेडिंग्स में लिख दीजिएगा आप लोग। कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज को, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद एनालाइज करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उसी एक्टिविटीज को। फिर अपने लोग एक्टिविटी कॉस्ट पुल रेडी करते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट पुल। फिर कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ये कलेक्शन एंड असाइनमेंट ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट, फिर उसको हम लोग बांटते हैं, ठीक है। यहां तक पढ़ लीजिएगा, 6-7 पॉइंट तक पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आप लोग को करना है, इतना ही आप लोग को लिखना है दोस्तों, सारा का सारा थियरी इधर ही खत्म। आई होप आप लोग का थियरी का प्रिपरेशन भी हो गया। अब 11 बजे एक बार मिलेंगे, 11 बजे एक बार आऊंगा लाइव और पूछूंगा, ठीक है। तो काइंडली आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा आराम से। थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक।